दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं एनआईओएस डीएलएड एजुकेशन चैनल। चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि आप खुद भी जान सकते हैं कि रात में 9 बजे जो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट क्यूज जो होता है हर दिन होता है। इसके चलते हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगा। और बहुत सारी जो न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है, सबसे पहले इसी चीज़ में चैनल में दिया जाता है। तो यहाँ पर हम आप लोग के सामने लेके आए हैं 501 का जितना सारा मतलब कि जो गेसेस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से लगा के 150 नंबर से लगा के सब्जेक्टिव पूरा का पूरा हम आप लोग के सामने इस वीडियो में पूरा का पूरा हम आपको बता देंगे। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने जरूर रहिएगा। इसके चलते आप लोग को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो यहाँ तक जहाँ तक हम लोग की टीम जो है, जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, यहाँ इससे हमको जहाँ तक पता है कि मतलब इससे अधिक अब नहीं आने वाला है। इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने हम रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जरूर आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम बताएंगे और लास्ट में एक चीज़ और बताएंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो ये 501 का है दोस्तों, आज 501 का होगा, फिर शाम में 502 का भी डाल दिया जाएगा। और जो आप लोग को एक चीज़ बता दें कि जो आज लाइव क्यू जो होने वाला है 9 बजे रात में होगा। चलिए आज यहाँ पर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा इसका आंसर। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? तो 19वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। लॉर्ड मैकाले का समंटस कब लागू किया गया था? तो 1835 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच को कहा गया था। बहुत सारे लोगों ने बताया कि सैडलर है, गलत है, वुड डिस्पैच ही होगा। अबोट वुड समिति ने व्यावसायिक संस्थानों का कौन सा विक्रम सुझाया? तो पॉलिटेक्निक की स्थापना सुझाया था। प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1937 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो उस चीज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के चलते हम लोग का मनोबल बहुत सारा बढ़ता है। और भी हम लोग जो है मतलब कि 502 का हो गया, 503 का हो गया, और भी हमारे जो आगे वीडियो आते रहेंगे आप ही लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर उस जगह पर मतलब कीजिएगा जो आप लोग के मतलब कि जो ज़्यादा करीबी या दोस्त मित्र, हर जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो पढ़ के उन लोग भी अपना एग्जामिनेशन में बहुत कुछ आगे कर सके। तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन अब कब आयोजित किया जाएगा? तो 1937 ईस्वी में आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का संबंध किस समिति में है? तो सार्जेंट समिति में है। राधा कृष्णन आयोग का कब मनाया गया था? तो 1948 ईस्वी में राधा कृष्णन आयोग मनाया गया था। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? तो मुदालियर आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक कर लें। महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1958 ईस्वी में किया गया था। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो कोठारी आयोग का गठन जो है यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है। इस चीज़ का आंसर जो होगा आप लोग को अगर पता होगा तो आंसर कमेंट में आप लोग दे सकते हैं, या मतलब कि आप बता सकते हैं। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। वर्ग विद्यालयी बच्चों पर शैक्षिक बोझ कम करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? तो यशपाल समिति ने ही दिया था। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूरा कराने का संबंध किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है? तो इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से है। विद्यालय बच्चों के ड्रॉप आउट का क्या मतलब है? तो बिना शिक्षा पूरा किए विद्यालय को छोड़ देना। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने का संबंध किससे है? तो एनसीएफ 2005 से है। 17 एनसीएफ 2005 के निर्माण में किस शिक्षा नीति से विशेष सहायता ली गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ली गई थी। भाषा अधिगम का मूल शाब्दिक अर्थ होता है, भाषा जो होता है अधिगम का मूल शाब्दिक अर्थ होता है। भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 26 अगस्त 2009 में पारित किया था। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन कब किया गया था? 2002 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 45। दोस्तों अब आप देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं आप लोग को। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि इतना जल्दी कैसे याद होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनिए। बार बार सुनने के चलते क्या होता है कि याद होता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि मतलब कि ये ज़्यादा मतलब कि बोलने से, ज़्यादा देखने से खुद जो सुनने पर जो होता है बहुत ज़्यादा याद होता है। तो आप सुनिए, इस चीज़ को सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब याद कर सकते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? तो 74.04% है। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षर है? तो केरल। केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो 63.8%। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की घोषणा दस्तावेज कब जारी किया गया था? 1948 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकार की घोषणा दस्तावेज कब जारी किया? तो 1959 ईस्वी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करता है? तो अनुच्छेद 21A में। विलंब से दाखिला लेने वाले बच्चों का अध्यापक द्वारा न्यूनतम कितने दिनों का विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है? तो 3 महीने का विशेष प्रावधान है। बच्चों का कौन सा अधिकार उन्हें स्वतंत्र व स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद करता है? उपरोक्त सभी। अगर दोस्तों आप लोग को इस वीडियो से मदद मिलती है तो कम से कम एक कमेंट में थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि उसी के चलते हम लोग जो हमारी सारी टीम है वो चीज़ मतलब हम लोग को देखती है, और हम लोग को देखने के बाद हम लोग और भी आगे से जो हमारी जो NIOS की टीम है बहुत सारे मतलब कि दिन रात इसमें लगी रहती है कि मतलब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन ऐसा उठाया जाए कि जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो लाइक और शेयर और थैंक यू जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिसेफ रिपोर्ट आशंकित बचपन 2005 के अनुसार 5 से 14 वर्ष के मध्य ककतने मतलब कि बोलने वाले बच्चे बुनियादी शिक्षा के पहुंच से बाहर हैं। तो कितने बच्चे? तो 7.2 करोड़ बच्चे। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत साझेदारी अभिभावकों की होनी चाहिए? तो 75%। दोस्तों मैं अभी आपसे फिर बार बार बोलता हूं कि अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। जस्ट इसी ऑब्जेक्टिव के खत्म होने के बाद मैं आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन चलाऊंगा, फिर उसके बाद 150 नंबर का, फिर उसके बाद 150 वर्ड में जो होता है उसको चलाऊंगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर चलेगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 1 सितंबर 1961। NCERT की सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। NCERT की सामान्य सभा का संयोजक कौन करता है? तो NCERT का सचिव करता है। प्रारंभिक शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना कौन सी है? तो NCERT है। राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था होती है? तो SCERT होती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया था। यहाँ पर डाइट प्रशिक्षण कराता है कौन? तो सेवा पूर्ण सेवाकालीन दोनों कराता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किस चीज़ से है? तो शिक्षा से है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य की। जो ये 2 बार क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अब आइए, NGO का विस्तारित रूप क्या है? तो गैर सरकारी संगठन। और यहाँ पर क्वेश्चन है मतलब कि मैं उस क्वेश्चन को मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग को मतलब कि जो टीम निकाली है यहाँ पर उस चीज़ को मैं आप लोग को बता रहा हूँ केवल। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन, UGC का संबंध किस चीज़ से है? तो विद्यालय से है, विश्वविद्यालय से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा प्रदान करने के दायित्व किसका था? तो राज्य का था। और साखर सलाह का संबंध किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई किस महीने के आरंभ में होती है? तो अक्टूबर नवंबर में होती है। और यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जो परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1961 ईस्वी की गई थी। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ये आपका ऑब्जेक्टिव मतलब कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला है। और मैं आपको बता दूं कि 150 शब्दों में अब जो मैं आप लोग को तुरंत वीडियो में मतलब बताने वाला हूँ, 150 शब्दों में जो क्वेश्चन आएगा केवल 5 या 10 क्वेश्चन निकाला गया है, उससे अधिक क्वेश्चन 150 शब्दों में भी नहीं आएगा। आप खुद एग्जाम देने जाइएगा तो खुद भी कहिएगा कि हाँ जो ये वीडियो था हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। तो मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो है आप पूरा शुरू से अंत तक देखिए और मतलब कि इस चीज़ को पूरा याद भी कर जाइए। चलिए 150 शब्दों वाला हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को कॉपी पर लिख भी लीजिए और आप लोग को चाहिए तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भेज दूंगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? ये हम लोग के तहत हम लोगों ने अपना आंसर निकाल के लिए लिखा है। आप लोग अपने तहत भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर आप लोग को ये मेरा आंसर अच्छा लगेगा तो आप इस आंसर को भी याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1947 में देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल होने के कारण देश में अच्छी शिक्षा का माहौल नहीं बन सका।
सन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, जिसके अनुच्छेद 45 में 1960 की संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर देश के हर राज्य क्षेत्र में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। लेकिन ये संवैधानिक निर्देश अभी वास्तविक रूप से काफ़ी दूर था और सरकार द्वारा काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी इससे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। अतः केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई थी। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना है। इससे यह व्यवस्था लागू की गई और केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी हो। इस योजना में 8 कार्यक्रम है। इससे ICDS या CDS या बाल समन्वित विकास योजना, आंगनबाड़ी आदि भी शामिल है। 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई, जिसे बाद में सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय कर दिया गया। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसी में थोड़ा सा मतलब और है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इसके अभियान कैसे हुए। तो इस अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा बैंक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। दूसरा जो यहाँ पर है, वर्ष 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक सभी बच्चे 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करना। जीवनोपयोगी और गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त प्राथमिक गुणवत्ता शिक्षा में लिंग भेद तथा सामाजिक अंतरों को मिटाना और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल न छोड़ने पर बाल दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, UEE के लक्ष्य और गैर उपलब्धियों के कारण को बताएं। ये क्वेश्चन जो है हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन इस 150 शब्दों में मैंने नहीं लाया है, 8-10 क्वेश्चन है, बस वही 8-10 क्वेश्चन आप याद करके जाइए। ये मेरा गारंटी है, NIOS DLED एजुकेशन चैनल की टीम की गारंटी है कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब कि कहाँ से हम लोगों ने लिया, बस मैं आपको यही बताऊँगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, जो कि हमारी टीम बहुत ही मेहनत करने के बाद इस चीज़ को निकाली है। चलिए, UEE के लक्ष्य और गैर उपलब्धियों के कारण को बताएं। तो UEE के गैर उपलब्धियों के निम्नलिखित कारण है, यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षकों की कमी। आज के संदर्भ में अगर बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या को देखा जाए तो बहुत अंतर मिलता है। भारत में शिक्षकों की भारी कमी है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 100 से 200 बच्चों पर केवल एक शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा जो है गरीबी। भारत में ऐसे हजारों माता पिता हैं जिनके लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजना आर्थिक रूप से उनके बस की बात नहीं है। उनके बच्चों के जीवन यापन के लिए छोटी उम्र में ही काम पर भेजना उनकी मजबूरी है। गरीबी के कारण वे अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिला पा रहे हैं। तीसरा जो है अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता। आज भी हमारे यहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की जड़ें इतनी गहरी है कि लोग उससे उभर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, जो कि खास तौर से लड़कियां, जो यहाँ पर लड़कियों को नहीं भेजा जाता। आज की डेट में भी हमारी मानसिकता भी छोटी है, मतलब कि हमारी मानसिकता को लेकर डिपेंड करता है हम लोगों पर। शिक्षकों में चेतना का अभाव। शिक्षक भी अपने तरफ से इस ओर से ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें तो बस अपनी ड्यूटी से मतलब है। इसके लिए केवल शिक्षक ही दोषी नहीं है। आज विभिन्न राज्यों में शिक्षक के समान में जो कमी आई है उसके लिए वहाँ की सरकारें भी जिम्मेदार है। तीसरा क्वेश्चन जो है, प्रश्न, सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने का क्या कारण है। तो इसका आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर सूक्ष्म आयोजन के समुदाय को सम्मिलित करने के लिए निम्न चरणों का अनुपालन करना चाहिए। समुदाय का सशक्तिकरण, जो कि इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, अध्यापक संघ आदि को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि उनकी क्षमता का विकास हो और वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार को पहचान सके। इसी तरफ यहाँ पर है शिक्षा का अधिकार, फिर आयोजन दलों की पहचान, अभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण, उन मुद्दों के पहचान करने के जिसे निपटाने हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। चौथा क्वेश्चन जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा स्तर पर समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये है, समावेशी शिक्षा क्षतियुक्त और विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने से भी अधिक उनकी भलाई के विषय में सोचना समावेश का ध्येय है। समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है और विशिष्ट बालकों इस प्रकार समावेशी शिक्षा में मुख्य धारा तथा एकीकरण का सहारा लेकर सभी बालकों को एक साथ शिक्षित करने के उद्देश्य पर बल दिया जाता है। इस तरह से विशिष्ट और सामान्य बालकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों के बुद्धि, शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है और ठीक उसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों को बुद्धित्व, शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इसी प्रकार की शिक्षा कई स्तर होते हैं, यह स्तर बालकों के स्तरानुसार ही निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि उतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोग को बता दूं। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार बच्चों के अधिकार को स्पष्ट करें। प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी वजह से अगर कोई बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा नहीं कर पाया और बाद में वह कक्षा में प्रवेश चाहता है तो उसकी आयु के अनुसार की कक्षा में वह प्रवेश पाने का अधिकारी होगा। यदि किसी बच्चे के राज्य के अंदर या बाहर के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की यदि किसी बच्चे को राज्य के अंदर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण का अधिकार होगा। एक अध्यापक के रूप में ऐसे बच्चों की हर संभव मदद करनी चाहिए। संबंधित विद्यालय के मुख्य अध्यापक या प्रभारी से यह अपेक्षा होगी कि वह बच्चे के स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करे। यदि कोई प्रभारी इस मामले में विलंब करता है तो सेवा नियमों के अधीन उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। आयु प्रमाण पत्र के प्रभाव में या अभाव में कभी किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता है। यदि संभव हो तो हमें बच्चों की आयु प्रमाण पत्र पाने में सहायता करनी चाहिए। इससे बच्चे को भविष्य में सुविधा मिलेगी। प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त होने पर भी किसी भी बच्चे के प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है और एक अध्यापक के रूप से हमारे कर्तव्य है कि आवश्यकता अनुसार हम बच्चे की पढ़ाई पूर्ण कराएं। हम किसी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो था मतलब कि बहुत ही मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में था, 150 शब्दों में था। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 10-10 नंबर का आएगा। वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-20 क्वेश्चन उसमें भी है। उस चीज़ को हम आपको बता देते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। आप इस चीज़ को पूरा का पूरा याद कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर 30 क्वेश्चन वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आप उससे घबराए नहीं। उससे हम लोग को क्या करना है कि पूरा का पूरा वीडियो को आप रोक के उसको लिख भी सकते हैं और लिख के याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन पूरा NIS से DLED में आप जाके मैच भी कर लेंगे, उस टाइम कर लीजिएगा। ये 30 क्वेश्चन जो NIS से जो आई हुई है उससे और जो हमारी टीम है उन दोनों लोगों ने मिलकर निकाला है, उसका आंसर हम लोग ने खोजा है। चलिए पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की शैक्षिक रीतियों की विवेचना करें। पहला आंसर, गुरुकुलों की स्थापना प्राय वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। अधिकतर दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में निवास, अध्ययन तथा चिंतन पसंद करते थे। वाल्मीकि, संदीपनी, कणव आदि ऋषियों के आश्रम वनों में ही स्थित थे और इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष और नागरिक शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। अधिकांश गुरुकुल गांवों या नगरों के समीप किसी बाग अथवा वाटिला में बनाए जाते थे जिससे उन्हें एकांत एवं पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। इससे 2 लाभ थे। एक तो गृहस्थ आचार्यों के सामग्री एकत्रित करने में सुविधा थी और दूसरे ब्रह्मचारियों को भिक्षाटन में अधिक भटकना नहीं पड़ता था। मनु के अनुसार ब्रह्मचारियों को गुरुकुल के कुल में, अपनी जाति वाले में तथा कुल बांधवों के यहाँ से भिक्षा याचना नहीं करनी चाहिए। यदि भिक्षा योग्य दूसरा घर नहीं मिले तो पूर्व गृह को त्याग करके भिक्षा याचना करनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुकुल गांवों के सन्निकट ही होते थे। स्वजातीय से भिक्षा याचना करने में उन्हें पक्षपात तथा ब्रह्मचारी के गृह की और आकर्षण का भी भय रहता था।
अतएव स्वजातियों से भिक्षा याचना का पूर्ण निषेध कर दिया गया था। बहुधा राजा तथा सामंतों को प्रोत्साहन पाकर विद्वान पंडित उनकी सभाओं की ओर आकर्षित होते थे और अधिकतर उनकी राजधानी में ही बस जाते थे, जिससे वे नगर शिक्षा के केंद्र बन जाते थे। इनमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजौर आदि प्रसिद्ध है। इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की ओर भी विद्वान आकृष्ट होते थे। फलतः काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र बन गए। कभी कभी राजा भी उनके अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके दान में भूमि आदि देकर तथा जीविका निश्चित करके उन्हें बसा लेते थे। उनके बसने से वहाँ एक नया गांव बन जाता था। इन गांवों को अग्रहार कहते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिंदू संप्रदायों एवं मठों के आचार्यों के प्रभाव से ईसा की दूसरी शताब्दी के लगभग मठ शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के मठ प्रसिद्ध हैं। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुई थी। भगवान बुद्ध ने उपासकों की शिक्षा दीक्षा पर अत्यधिक बल दिया। इस संस्थाओं में धार्मिक ग्रंथों का अध्यापन एवं आध्यात्मिक अभ्यास कराया जाता था। अशोक 300 ईस्वी पूर्व ने बौद्ध विहार की विशेष उन्नति कराई। कुछ समय पश्चात ये विद्या के महान केंद्र बन गए। ये वस्तुतः गुरुकुल के ही समान थे, किंतु इनमें गुरु शिक्षा एक कुल के प्रतिनिधि न होकर सारे बिहार के प्रधान होता था। ये धर्म प्रचार की दृष्टि से जनसाधारण के लिए भी सुलभ थे। इनमें नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी। इन संस्थाओं का अनुसरण करके हिंदुओं ने भी मंदिरों का विद्यालय खोले, जो आगे चलकर मठों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये पहला का क्वेश्चन का आंसर था। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इसी के चलते मनोबल बढ़ता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, प्राचीन भारत संस्कृति में गुरु की भूमिका तथा उसकी प्रतिष्ठा का मूल्यांकन करें। इसका आंसर होगा ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ है अंधेरे से उजाले की ओर जाना। इस प्रक्रिया को वास्तविक अर्थों में पूरा करने के लिए शिक्षा, शिक्षक और समाज तीनों की बड़ी भूमिका होती है। भारतीय समाज शिक्षा और संस्कृति के मामले में प्राचीन काल से ही बहुत समृद्ध रहा है। भारतीय समाज में जहाँ शिक्षा को शरीर, मन और आत्मा का विकास का साधन माना गया है, वहीं शिक्षक को समाज के समग्र व्यक्तित्व के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तीसरा क्वेश्चन आया है, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की व्याख्या करें। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की व्याख्या करें। शिक्षा एक ऐसी शक्तिशाली औजार है जो स्वतंत्रता के स्वर्णिम द्वार को खोलकर दुनिया को बदल सकने की क्षमता रखता है। ब्रिटिशों के आगमन और उनकी नीतियों और उपायों के कारण परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली के विरासत का पतन हो गया और अधीनस्थ वर्ग के निर्माण हेतु अंग्रेजियत से युक्त शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया गया। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति गंभीर नहीं थी, क्योंकि उनका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना और लाभ कमाना था। भारत में शासन करने के लिए उन्होंने उच्च व मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करने की योजना बनाई, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाए जो रक्त और रंग से तो भी भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद और व्यवहार के मामले में अंग्रेजों के समान हो और सरकार व जनता के बीच आपसी बातचीत को संभव बना सके। इसे निस्पंदन सिद्धांत की संज्ञा दी गई। शिक्षा के विकास हेतु ब्रिटिशों ने निम्नलिखित कदम उठाए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835 यह भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना का एक प्रयास था, जिसमें समाज के केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात थी। फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। प्राच्य शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी शिक्षा को अधिक अनुदान मिलने लगा। 1849 में बेथुन ने बेथुन स्कूल की भी स्थापना की। पूसा में कृषि संस्थान खोला गया। रुड़की में इंजीनियरिंग संस्थान खोला गया। चौथा क्वेश्चन का आंसर है, वुड्स डिस्पैच की दो मुख्य अनुशंसाएं कौन सी थी। इसका आंसर है, आपने मैकाले के बारे में देखा है। मैकाले के मिंटस में लॉर्ड विलियम बेंटिक की शैक्षणिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा।
जो कि अगले 40 वर्षों से लागू था। 1853 में जब कंपनी चार्टर का नवीनीकरण फिर से विचार के लिए आया, ब्रिटिश संसद ने भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच की। टिप्पणियों और सुझाए गए सुधारों को शिक्षा के एक चार्टर के रूप में जारी किया गया, जिसे 1854 के वुड्स डिस्पैच के रूप में जाना जाता है। वुड डिस्पैच भारत में शिक्षा का मैग्ना कोटा का नाम से भी जाना जाता है। वुड डिस्पैच के एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज है और भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक अनोखी जगह रखता है। इसने कंपनी पर पूरी तरह से भारतीय लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी रखी और इसे काफ़ी स्पष्ट किया कि इसे कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। डिस्पैच ने भारत में शिक्षा को एक नया दिशा दे दी है और इसका देश में आज की शिक्षा पर इसका असर है। शिक्षा के उद्देश्य को अंग्रेजी के माध्यम से यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन और साहित्य के प्रसार के रूप में बताया गया था। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना भी प्रोत्साहित किया जाना था। सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ग का निर्माण महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस उद्देश्य के लिए जन शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी गई थी। पहली बार वुड डिस्पैच ने बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी प्रांत के प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग का निर्माण करने की सिफारिश की थी। उच्च शिक्षा के लिए कुल संगठनात्मक स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालय स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई थी। वे विभिन्न विषयों पर भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करते थे और डिग्री प्रदान करते थे। इसके कारण 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहली 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का कौन सा पक्ष वुड डिस्पैच से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। इसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था तथा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए थे। इन प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार है। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी जाती थी, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृति कॉलेजों में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी के ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सके जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हो तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसे मदद कर सके। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृति के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सके और मुस्लिम एवं हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सके। धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डालना प्रारंभ किया गया, क्योंकि प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की उन्हें परंपरागत धर्म से आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साहित है। क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जो दिया है, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण में सार्जेंट समिति की भूमिका की विवेचना करें। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के पंजीयन, अवधारणा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है ताकि बच्चे श्रेणी अनुकूल अधिगम स्तर प्राप्त कर सके। इसका उद्देश्य लिंग संबंधी अंतरों को तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच के अंतराल को कम करना है। 1998 में हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के फलस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ था।
यद्यपि संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार, जिसका अधिनियम 2002 में हुआ, प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई, परंतु एक अधिनियम के रूप में यह अगस्त 2009 में भारतीय संसद में पारित हुआ। सन 1985 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? 7वां क्वेश्चन जो यहाँ पर है, 7वां क्वेश्चन के आंसर है भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया। 1952 में लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशों का विश्लेषण करें। सन 64 में 1964 कुछ लिखा है में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग 1964 से 66 यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का इसका औचित्य की दृष्टि से मूल्यांकन करें। इसका आंसर भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से और दूसरों से बात करते हैं। शब्दों से ही वे अपने यथार्थ का सृजन तथा उसकी समझ बनाना शुरू करते हैं। सीखने की प्रक्रिया के लिए भाषा को समझने और उसे स्पष्ट तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता हासिल करना आवश्यक है। भाषा केवल संवाद का ही साधन नहीं, यह वह माध्यम भी है जिसके द्वारा हम अधिकांश ज्ञान हासिल करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो काफ़ी हद तक हमारे आसपास के यथार्थ को हमारे मन में निरूपित करने के ढांचा में व्यवस्थित करती है। यह हमारी पहचान को नाना प्रकार से चिन्हित करती है और समाज में एक स्थान भी दिलाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में मनुष्य में भाषा की नैसर्गिक क्षमता होने की धारणा का समर्थन करती है। बच्चे अपनी भाषा या भाषाओं में वैचारिक संप्रेषण की योग्यता लेकर ही स्कूल आते हैं। वे स्कूल में हजारों शब्दों के साथ प्रवेश करते हैं। उन नियमों पर भी उनका नियंत्रण होता है जो ध्वनियाँ, शब्दों, वाक्यों और संभाषण के स्तर पर भाषा के समृद्ध और जटिल ढांचों को अनुशासित करते हैं। NCF के अनुसार एक सृजनशील भाषा शिक्षक द्वारा बहुभाषावाद का उपयोग एक संसाधन के रूप में कक्षा की शैक्षणिक योजना बनाने और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाना बेहद जरूरी है। यह न केवल एक सहज उपलब्ध साधन का श्रेष्ठ उपयोग है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का तरीका भी है कि प्रत्येक पक्ष अपने कक्षा में सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करे, साथ ही भाषाई पृष्ठभूमि के कारण कोई भी पिछड़ेपन न पाए। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, UEE का अर्थ क्या है? UEE का अर्थ होता है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त बच्चों के अधिकार की विवेचना करें। बच्चों के मानवाधिकार के बाल अधिकार चिल्ड्रंस राइट कहते हैं। बाल अधिकार के 4 भागों में बांटा गया है। जीवन जीने का अधिकार पहला हक है, जीने का, अच्छा खाने पीने का, लड़का हो या लड़की हो, सेहत सबकी अच्छी है। दूसरा, संरक्षण का अधिकार फिर हक है, संरक्षण का शोषण से रक्षण का श्रम, व्यापार या बाल विवाह नहीं करे, बचपन तबाह। तीसरा, सहभागिता का अधिकार, तीसरे हक की बात करें, सहभागिता से उसे कहें, मुद्दे तो उनसे जुड़े तो बच्चों की बात सुने, विकास का अधिकार,
चौथा विकास का है, जिनमें से प्रकाश के शिक्षा की गुणवत्ता मनोरंजक और पर डर से मुक्त हो जाए। मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा। यहाँ पर वीडियो का पॉज करके मतलब आप वीडियो को देख भी सकते हैं, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की व्याख्या करें। 6 से 14 साल की उम्र में हर एक बच्चे को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों के प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य विशेषताएं हैं। अधिनियम की इतिहास, जो दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21A भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन के विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। 2004 में मसौदे पर प्राप्त सुझावों को मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार करें। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्यापक तथा सतत मूल्यांकन की योजना बच्चों के प्रगति का सही मूल्यांकन करने में सहायक है अथवा नहीं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, आंसर इसका सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसे 2001 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा शुरू की गई है। इस पद्धति द्वारा 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में एनसीईआरटी की भूमिका की व्याख्या करें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रसिद्ध अंग्रेजी नेशनल काउंसिलिंग एवं एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारतीय सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है, जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह प्रसिद्ध भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में मदद करने का है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य हैं: शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य का सहयोग और प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूली में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और वस्तु को प्रचार दिशा में करना। इसी तरह भारत में शिक्षा से जुड़ने का लगभग हर एक कार्य एनसीईआरटी की उपस्थिति किसी न किसी रूप से है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में एसएससी-ईआरटी की भूमिका की व्याख्या करें। हमारी मनोवृत्ति के निर्माण हमारे जीवन हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल अधिकार है हमारी शिक्षा। कहा गया है, जैसे खावे अन्न वैसा बने मन। यह यहाँ पर अन्न का अर्थ भोजन है और जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि आजकल मानव समाज में जो तरह तरह के छोटे बड़े दोष दिखलाई पड़ रहे हैं, उनका मूल हमारी शिक्षा ही है। आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई नई योजनाएं बन रही है। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को 7 अतायती या शत्रु बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। मस्तिष्क, दंड, परीक्षा, कुरूप, भवन, अत्यधिक कार्य, स्वाभाविक भवन रहित अध्यापक तथा संकुचित मनोवृत्ति को माता पिता। बेचारे विद्यार्थी को इतनी अधिक पुस्तकें पढ़नी है, इतने प्रकार के विषयों को अध्ययन करना पड़ता है कि उनका दिमाग और शरीर मन सब कुछ बुरी तरह से पीस जाता है। भांति भांति के दंड और हर समय प्रस्तुत परीक्षाओं को भय उसे खाया जाता है। सिवाय पढ़ने और पढ़कर परीक्षा पास करने के वह कुछ और सोच ही नहीं सकता। गंदे और तंग मकानों में गंदे टाटों या गंदी और भद्दी मेज कुर्सियों पर बैठकर उसे पढ़ना पड़ता है। बालक को दिन रात किताबों से चिपक कर देखकर माता पिता को पूरा विश्वास हो जाता है कि उनके साधन तथा बच्चे की तपस्या दोनों ही सफल है। बड़ा होने पर उसे अवश्य ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा नौकरी पाना ही जब सब प्रकार से जीवन का उद्देश्य हो जाए तो मानसिक विकास का प्रश्न ही कहाँ रहा। आजकल तो विद्या और नौकरी पर्यायवाची शब्द बन गए हैं। ऐसी
हालत में प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ साधन में तल्लीन रहेगा। इसके सिवाय उससे और किस बात की आशा की जा सकती है? ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याण की ओर क्या ध्यान दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 जो है डाइट की संरचना तथा भूमिका पर प्रकाश डाले। ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा वसा जल तथा अथवा प्रोटीन से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, उसी को हम डाइट कहते हैं। संकल्प पंजीयन अनुपात तथा शुद्ध पंजीयन अनुपात ज्ञात करने की विधि बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका आंसर अध्यापक एवं समाज का चोली दामन का संबंध है। अध्यापक का समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अध्यापक ही नए नागरिकों का एक तरह से निर्माण करते हैं जिनसे कालांतर में नए समाज का जन्म होता है। इस तरह वर्तमान समाज एवं भविष्य में बनने वाले दोनों सामाजिक घटकों से ही शिक्षक पर प्रभावी संबंध है। इस कारण शिक्षक की अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। प्राचीन काल शिक्षा में आध्यात्मिक पर विशेष बल था। शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास सुयोग्यता सत्वित्व वृत्ति शिक्षकों के माध्यम से ही संभव थी। उन अध्यापकों को मूल में सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का दीपक प्रज्वलित था। फलस्वरूप समाज में अध्यापक का चयन उसके व्यवहार के प्रभावशीलता तथा समाज के विकास में उसके कार्यों की भूमिका विशिष्ट मिसाल के रूप में होती थी। आदिकाल से लेकर आज तक अध्यापक की भूमिका, उसके कार्य, उसकी जवाबदारी एवं समाज की उसके प्रति अपेक्षा आदि तथ्यों में अधिक तेजी से परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब इस परिवर्तन की दिशा बदलकर भौतिकता पर केंद्रित हो गई है। राजस्थान के क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया, राजस्थान के शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षाकर्मी की भूमिका क्या होती है? शिक्षाकर्मी परियोजना दूर दराज के और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े गांवों और प्रारंभिक शिक्षा के सुधार, खासकर लड़कियों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। उद्देश्य जय हो। शिक्षकों शिक्षाकर्मियों का प्रबंधन करना, शिक्षकों सबको शिक्षा उपलब्ध कराना। 19 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉप आउट से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप आउट बच्चों के लिए उपलब्ध योजनाओं की व्याख्या करें। देश में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की सही संख्या का पता लगाने और उन्हें स्कूल तक पहुंचाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने बैठक की है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर बैठक की गई। इसमें देश भर से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एजुकेशन सचिव, शिक्षा अधिकारियों के अलावा नेशनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ काउंसिल के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, बिहार शिक्षा परियोजना के मुख्य घटक तथा उद्देश्यों की व्याख्या करें। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों 2001 में 205 मिलियन अनुमानित की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। एसएसएस में मुख्य 8 कार्यक्रम होते हैं। डीपीईपी के मुख्य उद्देश्य तथा घटकों का वर्णन करें। समग्र शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000 से 2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों को साथ साथ नए स्कूलों को खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूलों सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों को प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, वर्दियाँ तथा अधिगम स्तरों परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। शिक्षा अभियान के दृष्टिकोण, रणनीतियों एवं मानदंडों में प्रारंभिक शिक्षा के विजन एवं दृष्टिकोण को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, लोक जम्बिस प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखे। लोक जम्बिस प्रोजेक्ट की नींव देश के जाने माने शिक्षाविद श्री अनिल
बोडिया के नेतृत्व में रखी गई। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा राजस्थान के उदयपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय में से पाई। लंबी बीमारी के बाद जयपुर के एक अस्पताल में 3 सितंबर को उन्होंने दुनिया का अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने पीछे होने वाले शिक्षा के क्षेत्र में विकास की तमाम कहानियां की कीर्तिमान छोड़ी है, जिनको राजस्थान और भारत के शिक्षा के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। जिनसे होकर जमाना गुजरा हो, बंद ऐसे दरवाजों को नहीं करते, जो को गलत नहीं कहते, वो सही को सही नहीं कहते। अनिल बोडिया ने लिखा था इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, सर्व शिक्षा अभियान के मूल लक्षण तथा उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन वर्ष 2000 से 2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों को प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं वर्दियाँ तथा अधिगम स्तरों परिणाम में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की योजना है। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, विकेंद्रीकरण क्या है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण के लिए विकेंद्रीकरण व्यूह रचना की अपनाई गई है। तो जो सर्वांगीकरण जो है क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बता चुका है। अब विकेंद्रीकरण बता दे रहे हैं। विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जो उसका सर्वांगीकरण विकास जो है क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो दिया है, आयोजन से आप क्या अभिप्राय है। यूईई के लिए सूक्ष्म आयोजन को क्या अपनाया गया। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आज जिस प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक माहौल में हम हैं, उससे नियोजन उपक्रम का एक अभिष्ट जीवन साथी बन चुका है। यदि सामूहिक प्रयासों को प्रभावशाली बनाना है तो कार्यरत व्यक्तियों को यह जानना आवश्यक है कि उनमें से क्या अपेक्षित है और उसे केवल नियोजन की मदद से ही जाना जा सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि प्रभावशाली प्रबंधन के लिए नियोजन उपक्रम की समस्त क्रियाओं में आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण तथा उस तक पहुंचने तक का मार्ग निश्चित किए बिना संगठन अभिप्रेरण, समन्वय तथा नियंत्रण का कोई भी महत्व नहीं रह पाएगा। जब नियोजन के अभाव में क्रियाओं का पूर्व निर्धारण नहीं होगा तो न तो कुछ कार्य संगठन को करने को ही होगा, न समन्वय को और न ही अभिप्रेरणा और नियंत्रण को। इसलिए ही विद्वानों ने नियोजन का प्रबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना है। नियोजन की प्रक्रिया मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मौजूद है, क्योंकि यह मानव का स्वभाव रहा है कि उसे आगे क्या करना है इसकी यह पूर्व कल्पना करता है। आज इसका सुधरा हुआ स्वरूप हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, विमर्शीय अध्यापन से क्या अभिप्राय है। विमर्शीय अध्यापक के मुख्य लक्षणों को बताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते उनके लिए कुछ ऐसे कर्तव्य निर्धारित है जिसका पालन करना अति आवश्यक है। अध्यापक गुरु ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। हमारे धर्म में 3 ऋण माने जाते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इन तीनों ऋण को पूर्ण करने से मनुष्य की जीवन सफल हो जाता है। जब मनुष्य अपने पिता या माता की सेवा तन और मन से करता है तब पितृ ऋण से मुक्त होता है। उसी प्रकार ऋषि ऋण तभी पूर्ण होता है जब विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन कर अपने माता पिता और अध्यापकों को सम्मान देता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा करते थे, वैसे ही उसी प्रकार सफल होकर गुरु दक्षिणा देकर गुरुकुल से लौटते थे। वह समय विद्यार्थी वेद, शास्त्र, पुराण तथा मानव मूल्य के ज्ञान से परिपक्व हो जाते थे। परंतु आज स्थिति कुछ अलग है। आज की प्रणाली में बच्चे गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन न कर प्राथमिक और माध्यमिक में पढ़ने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चा ज्ञान को प्राप्त करने वाला न होकर इसका सृजन करता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें।
जब हृदय अहं की भावना का परित्याग करके विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे काव्य कहते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है और शेष सृष्टि से रंगात्मक संबंध जोड़ने में सहायक होती है। काव्य की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। ये परिभाषाएं आधुनिक हिंदी काव्य के लिए भी सही सिद्धि होती है। काव्य सिद्ध चित्त को अलौकिक आनंदानुभूति कराता है तो हृदय के तार झंकृत हो उठते हैं। काव्य में सत्य शिव सुंदरम की भावना भी निहित होती है। जिस काव्य में यह सब कुछ पाया जाता है वह उत्तम काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा के मुख्य लाभों का वर्णन करें। समावेशी शिक्षा एक अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को सामान्य शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा का परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत के विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा के व्यवहार में लाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के एकीकरण के सिद्धांत के ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियां में भाग लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर जो 29, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के उद्देश्य की विवेचना करें तो इसका आंसर जो है इंग्लिश में दिया हुआ है। द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम इज अ प्रीमियम बॉडी comprising representative of major organization involved in education and related activity across the world. Major organization involved in the forum includes UNESCO and the World Bank and the Asian Development Bank. The World Education Forum also involves representative from governments and education department across the world. क्वेश्चन नंबर 30 जो है, जो मैटियन कॉन्फ्रेंस का यूईई पर प्रभाव पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या करें। पहला, भारी वर्षा। बाढ़ के तो कोई भी कारण हो सकते हैं। पहला, भारी वर्षा। यह भारत में बाढ़ का मुख्य कारण है। विशेष रूप से कम समय में अधिक वर्षा बहुत चिंता का विषय होता है। दूसरा, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में बाढ़ का मुख्य कारण नदियों में पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी या रेत। नदियों की तलछटी में पानी के बहाव से जमा मिट्टी या रेत नदियों के जलवहन की क्षमता को कम कर देता है। तीसरा, नलियों में रुकावट। अवरुद्ध नलियाँ शहरी क्षेत्रों में विशेषकर महानगरों में बाढ़ का मुख्य कारण है। उदाहरण के लिए ड्रेनेज सिस्टम। चौथा, भूस्खलन। उत्तर और उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में बाढ़ का प्रमुख कारण भूस्खलन है। उदाहरण के लिए इन जून 2013 में भूस्खलन के कारण उदाहरण में नदियों के प्रवाह में रुकावट के उत्पन्न होने के कारण बाढ़ की समस्या बनी रही, जिसमें लगभग 57 से 48 लोगों की मौत हो गई। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात और भूकंप तथा नदी के किनारों जल निकायों का अतिक्रमण भी बार बार आने वाले बाढ़ का मुख्य कारण है। बाढ़ का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जीवन और संपत्ति का नुकसान है। घरों और पुलों और सड़कों के जैसे ढांचे बुरी तरह से पानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये 30 क्वेश्चन से अधिक NIOS के एग्जाम में कभी नहीं आएगा। इस 30 क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसी के चलते हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और भी जो ऑब्जेक्टिव 400 क्वेश्चन है आज शाम तक उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट जो मिलती रहेगी हम आप लोग के सामने लाते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि शाम में जो क्यूज होता है उस टाइम आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ। हाँ, एक चीज़ कहना भूल गया। अगर इस चीज़ का आपको PDF चाहिए तो आप अपना email ID कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। जाके वहाँ पर कमेंट में जाके अपना email ID कमेंट कर दें। मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड आपको email ID से मैं आपको इस सारे क्वेश्चन का आंसर जितना सारा है उसको PDF के थ्रू में हम लोग आज क्रिएट कर देंगे और करने के बाद आपकी email ID पास सेंड कर देंगे।